नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस मॉडल पेपर की कड़ी में तीसरा मॉडल पेपर लेकर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर है ये है पटवार प्री एग्ज़ाम 2016 का। तो RSM SSB बोर्ड के द्वारा जो अपना रूप दिखाया गया था ना खतरनाक, वो पहली बार इस पटवार एग्ज़ाम में ही दिखाया गया था। तो इसके प्रश्नों को आप करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि जब पेपर कठिन बनाया जाएगा तो किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो हम पहले प्रश्न को लेकर चल रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। अर्थात इसमें हमको देखना है कि कौन सा इन चार ऑप्शन में से सही सुमेलित है। देखिए जो कूट वाले प्रश्न होते हैं ना वो हमेशा खतरनाक होते हैं। तो ये पहला ही प्रश्न है, इसमें कूट वाले काफ़ी प्रश्न आएंगे आज। तो देखिए पहला प्रश्न देख रहे थे हम। इसमें पहला ऑप्शन है साहब आपका कि दक्षिणी पूर्वी पठार। ये भौतिक विभाग दिए हुए हैं, एक तरफ भौतिक विभाग और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके सेल समूह लक्षण, उस भौतिक विभाग की क्या विशेषताएं। तो देखिए पहला देखते हैं अपन, दक्षिणी पूर्वी पठार, और इसकी विशेषता दे रखी है आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। तो ये बिल्कुल सही भाग है, सही बात है, क्योंकि ये जो भाग है ना ये आर्कियन विंध्यन का गोंडवाना लैंड का क्या है, विस्तारित भाग है। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, पश्चिमी बालू का मैदान। इसकी जो विशेषता दे रखी है, लक्षण दे रखे हैं वो है रायलो क्रिटेसस क्रम टैथिस सागर अवशेष रूप। तो दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी बालू का मैदान है ना वो किसके भाग हैं भाई, टैथिस सागर के, और किस क्रम में, रायलो क्रिटेसिस क्रम में टैथिस सागर के भाग हैं। तीसरा है अरावली, और इसकी विशेषता दे रखी है कि अरावली दिल्ली क्रम प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो अरावली, ये तीसरा वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चौथा है उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु निर्मित मैदान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई। ये दक्कन लावा विंध्यन इसमें नहीं है, सिंधु का कहीं तक मान सकते हैं। तो इस वजह से ये चौथा ऑप्शन हो गया गलत। तो अब इसमें देख लेते हैं सही विकल्प कौन सा दे रखा है। ए में एक हमारा सही कौन सा है, 1 2 3 सही है। इन तीनों का ऑप्शन कौन सा है, सी। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा सी, पहले का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। देखिए हम बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनको तो हम सब याद रखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, नीचे वाली चोटियों के नाम दिए हैं और उनको पूछा कौन से क्रम में है। देखो ये बात ध्यान रखनी है, अवरोही क्रम। पूछा कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। और अवरोही में क्या है, पहले बड़ी उसके बाद में छोटी। तो पहला ऑप्शन है टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। तो हम इतना तो हमको पता ही है कि रोजा भाकर जो है ये सबसे नीची चोटी है, और इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, टाटगढ़, फिर उसके बाद खो, फिर उसके बाद बिलाली, फिर उसके बाद रोजा भाकर। तो अवरोही क्रम अर्थात बड़े से छोटा क्रम हो जाएगा पर्वत चोटियों का, टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का। देखो ये भी कूट वाला प्रश्न है। कूट वाले प्रश्न होते हैं वो उतने डिफिकल्ट होते हैं। सूची फर्स्ट को, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजस्थान की जो नदियां हैं उनके त्रिवेणी संगम जो बन रहे हैं उनके नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ कौन कौन सी नदियां मिलकर उस त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही हैं वो दिए गए हैं। अच्छा पहला देखो सर कि बीगोद, बनास, बेड़च और मेनाल। तो जो बीगोद जो भीलवाड़ा में है, बनास, बेड़च, मेनाल, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बनास, बेड़च और मेनाल ये तीनों नदियां मिलती हैं, तो उस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है, बीगोद। दूसरा है साहब राजमहल। राजमहल के सामने दे रखा है बनास, डाई और खारी, ये भी बिल्कुल सही है। जो राजमहल बनता है वो बनता है त्रिवेणी संगम, बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी के संगम स्थल पर। तीसरा दे रखा है रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, ये भी बिल्कुल सही है। बनास, चंबल और सीप जहाँ मिलती हैं वहाँ पर रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बनता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा बेणेश्वर, माही, सोम, जाखम आदिवासियों का कुंभ, ये भी बिल्कुल सही है। तो बीगोद, पहला ऑप्शन देखिए बीगोद, बनास, बेड़च, मेनाल, राजमहल, बनास, डाई, खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप,
और बेणेश्वर, माही, सोम और जाखम। तो ए बी सी डी क्रम से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, 1 2 3 4। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला AW दक्षिणी राजस्थान, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWHW शुष्क मरुस्थल और DCWG उत्तरी राजस्थान। देखिए ये गलत है डी, इसमें CWG उत्तरी राजस्थान के लिए नहीं बताया गया है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, पहला बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल में क्या है साहब, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है थार में। अब दूसरा देखते हैं कि दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है, क्योंकि जो दक्षिणी भाग है ना वहाँ पे क्वार्टजाइट और नीस शैल मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं, और उनसे कौन सी मिट्टी बनी है साहब, लाल लोमी मिट्टी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बिल्कुल हाड़ौती वाले भाग में बेसाल्ट लावा की वजह से कैसी मिट्टी बनी है, काली मिट्टी। तो तीसरा भी सही है। चौथा है, दक्षिणी पूर्वी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, चौथा ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 ऑप्शन होंगे, और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी। कौन सा ऑप्शन है इस प्रश्न में, सी ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 दे रखे हैं। तो ये वाला सी सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। क्यों गलत, इसमें कौन सा वाला है, ये वाला गलत है, 4th ऑप्शन। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारे पास, और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में समकेंद्रित हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए जो शुष्क सागवान के वन मिलेंगे वो आपको दक्षिणी भाग में राजस्थान के मिलेंगे। समकेंद्रित का मतलब है एक ही जगह पर मिलेंगे, तो ये झुंड में मिलते हैं, घने क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि भाई सागवान के वन पाए जाएंगे कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी। 75 से 110 मिलती है दक्षिण में, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में क्या है, ये माउंट आबू है और वहीं पर ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं। देखिए मिश्रित पतझड़ शब्द आ गया है इसमें, मिश्रित पतझड़, और हम जानते हैं कि मिश्रित पतझड़ कौन से वन में पाए जाते हैं, जो सदाबहार होते हैं। ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, सदाबहार में मिलते हैं मिश्रित पतझड़, और सदाबहार कहाँ पे मिलते हैं, माउंट आबू क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय में। लेकिन इसमें क्या दे रखा है चौथे ऑप्शन में कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित हैं। पश्चिमी के तो भाई शुष्क मिलेंगे, तो ये चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें जो डी दे रखा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 6वें क्वेश्चन का, डी। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए अरावली पर्वत जो श्रेणी राजस्थान में फैली हुई है वो पास वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोक रही है। कि पश्चिम में मरुस्थल है, पूर्व में मरुस्थल आए नहीं, तो उसको रोकने का काम करती है। तो ये सही बात है। अब इसका कारण क्या दे रखा है इसमें कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और अविच्छिन्न फैली हुई है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही बात है। ये दक्षिण पश्चिम से अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व में तो फैली हुई है, लेकिन एक शब्द इसमें बहुत कमाल का दे दिया कि अविच्छिन्न फैली हुई है। अविच्छिन्न का मतलब वो होता है, विच्छिन्न माने टूटा हुआ और अविच्छिन्न माने बिना टूटे हुए। तो इसमें आधा तो ये कथन सही है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, लेकिन अविच्छिन्न नहीं फैली हुई है साहब, ये टूटी फूटी है, विच्छिन्न रूप से फैली हुई है। तो यहाँ पे कथन ए तो पूरा सही हो गया, लेकिन ए की आर जो कारण है वो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो सही उत्तर देखेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, गलत स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का आंशिक व्याख्या करता है। चलो ये भी बिल्कुल आंशिक व्याख्या, आंशिक तो कुछ होता ही नहीं है उत्तर। सी ऑप्शन हो गया इसमें, ए सही है और आर गलत है।
ए सही है और आर गलत है, तो सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी आंशिक शब्द आ जाए ना, आंशिक व्याख्या करता है, आंशिक तो कभी उत्तर होते ही नहीं है, या तो सही होते हैं या गलत होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए साहब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। 8वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ए आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, बी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, सी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड और डी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो देखिए राजस्थान में हम जानते हैं कि 61% भाग पर क्या है, मरुस्थल है, और वो भी कहाँ पर है, पश्चिम भाग में है। और कैसी है वहाँ पर जलवायु, शुष्क। तो सबसे बड़ा 61% वाला भाग पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल वाला हो गया, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी शुष्क मैदानी भाग, सॉरी शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे अपन को देखना है सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्र दे रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ दे रखी हैं गाय की नस्लें। तो देखिए साहब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सी गाय की नस्ल मिलेगी। देखिए उत्तर पश्चिम में मिलती है साहब आपकी राठी, उत्तर पश्चिम में मिलती है राठी। दक्षिण पश्चिम में आ जाओ, दक्षिण पश्चिम में आपको मिलती है कांकरेज। कौन सी मिलती है दक्षिण पश्चिम में, कांकरेज, दक्षिण पश्चिम में मिलती है कांकरेज। पश्चिम में आ जाओ, पश्चिम में आपको मिलती है थारपारकर। पश्चिम में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाएगी, थारपारकर। और डी दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्व के मध्य में जो मिलेगी वो मिलती है गिर। क्या मिलती है, गिर। तो इसमें पहले में हो जाएगा 4, दूसरे में हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, अच्छे से क्वेश्चन दिख पाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें कि उत्तर पश्चिम में मैंने बताया था आपको राठी, दक्षिण पश्चिम में मिलेगी आपको कांकरेज, पश्चिम में आपको मिलेगी थारपारकर गाय की नस्ल और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में मिलेगी आपको गिर। तो पहले में हो गया फोर्थ, दूसरे में हो गया सेकंड। तो पहले में फोर्थ, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। देखिए इसको आप समझो, ये मैंने राजस्थान के दिशाएं ले ली, जैसे ये लो, ये हो गई ईस्ट पूर्व, इधर हो गया पश्चिम वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। ये 4 हो गई हमारे पास। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे मिलती है राठी। तो देखिए इस जगह पे मिलती है राठी, इस जगह पे राठी, इस जगह पे राठी मिलती है। दक्षिण पश्चिम का जो भाग हो गया यहाँ पे मिलती है कांकरेज, यहाँ पे कांकरेज मिलती है। ये जो बीच वाला भाग हो गया, ये वेस्ट जो पश्चिम वाला भाग हो गया, यहाँ पे मिलती है थारपारकर, TH, यहाँ पे मिलती है थारपारकर। और दक्षिण पूर्व का जो मध्यवर्ती भाग है, इस जगह पे मिलती है गिर, इस जगह पे क्या मिलती है, गिर। तो ये वाला चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें। यहाँ पे ऊपर मिलेगी कौन सी, उत्तर पश्चिम में राठी, फिर बीच में जो वेस्ट आ गया पश्चिम, इस जगह पे यहाँ मिलेगी आपको थारपारकर, यहाँ मिलेगी कांकरेज और इधर मिलेगी गिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, RTKG। तो ठीक है, अब 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पहुंचते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कह रहा है साहब आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ तो सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ आपको जिले दिए गए हैं कि ये कौन से जिले में सिंचाई परियोजना चलती है। तो देखिए पहला सिंचाई परियोजना का नाम दे दिया है गागरिन। तो गागरिन सिंचाई परियोजना मिलती है साहब झालावाड़ में। कहाँ पे मिलती है, झालावाड़ में। दूसरी सिंचाई परियोजना का नाम दिया है तकली सिंचाई परियोजना। तकली सिंचाई परियोजना हम सब जानते हैं कहाँ पर है भाई, कोटा में। तकली कहाँ पर है, तकली कोटा में। तीसरा है लाहसी। लाहसी कहाँ है, 12 में साहब, लाहसी सिंचाई परियोजना 12। और चाकल सिंचाई परियोजना है आपकी बूंदी में। चाकल सिंचाई परियोजना बूंदी और लाहसी 12। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले में डी और दूसरे में सी, तीसरे में आपका 2 और चौथे में 1। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लाहसी 12 और चाकल बूंदी, ये याद रखना है आपको। ये दोनों, लाहसी मिलती है 12 जिले में सिंचाई परियोजना और चाकल सिंचाई परियोजना है बूंदी जिले में। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
केंद्रीय भू प्राधिकरण जल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो भारत सरकार का जो केंद्रीय भू जल मंडल है उसने राजस्थान की कौन कौन सी जगह हैं जहां पर से धरती के अंदर से जो हम ट्यूबवेल लगा के जल निकालते हैं उसके जल के दोहन पर रोक लगा दी है। तो देखिए इसमें एक तो बहरोड़ आता है, तो देखिए ये बहरोड़ आता है, जालौर का भीनमाल आता है, फिर उसके बाद सूरजगढ़, धौण और श्री माधोपुर, ये हमारी 4 जगह हैं जहां पर से केंद्रीय जल प्राधिकरण विभाग ने जल के दोहन पर रोक लगा दी है। तो डी ऑप्शन 11वें में सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले में सीमित है। देखिए इसका सही उत्तर तो है बी 79A, लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का संख्या बदल गई है, तो आप करंट के हिसाब से इसको देख लें। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है 13वें, ये भी कूट वाला प्रश्न है। देखिए एक तरफ तो दे रखे हैं हमारे लिए खनिज और दूसरी तरफ दे रखे हैं खनन क्षेत्र जहाँ से ये खनिज निकलते हैं। तो देखिए सबसे पहला सीसा एवं जस्ता, सबको पता है कि ये गुढ़ा किशोरीदास से सीसा एवं जस्ता की खानें हैं। टंगस्टन, ये बालदा में है टंगस्टन की खानें। तीसरा अब आ गया आपका मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ पर मिलता है साहब, ये लीलवानी में। मैंगनीज कहाँ पर मिलता है, लीलवानी में इसकी खनन क्षेत्र है। और तांबा, कॉपर, कॉपर का है कोलन, कोलन गाँव में, कोलन गाँव में इसका खनन क्षेत्र है। तो देखिए पहले में 4 और दूसरे में पहले में 3 दूसरे में 4, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया ए, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें सीसा जस्ता गुढ़ा किशोरीदास, टंगस्टन वालदा, मैंगनीज मिलेगा लीलवाणी में और तांबा मिलेगा आपका कोलन में। ठीक है, अब 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रॉच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को चूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा। देखिए यहाँ पे कुषाण जाति, और किसके आधार पर एक ताम्रपत्र मिला था, ब्रॉच गुर्जर, उसके आधार पर राजपूतों को चूची जाति का वंशज माना था। किसने माना था, सही उत्तर है इसका देखो कनिंघम। कनिंघम ने किससे माना है, कुषाण से। कसे कुषाण और कसे कनिंघम। एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इस जगह पे हूण आ जाता कि हूण से संबंधित किसने माना है, तो ये हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है B.A. स्मिथ ने। किसने बताया भाई, B.A. स्मिथ ने। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा के अभिलेख के बारे में सही है। तो देखिए पहला यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। चीरवा जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का है और 1273 ईस्वी का है। सेकंड ऑप्शन है इसका कि रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। चीरवा अभिलेख के या चीरवा शिलालेख के रतन प्रभ सूरी कौन थे, प्रशस्तिकार, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा है इसके शिल्पी दहलण थे। इसके शिल्पी कौन थे, दहलण, तो ये भी सही है। चीरवा के अभिलेख का जो शिलालेख बोल लो या अभिलेख बोल लो, इसका जो शिल्पी था, जो शिल्प किया था, बनाया था, वो देलण ही था। चौथा है कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। देखिए ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, चीरवा के अभिलेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, अतः इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है, इजी प्रश्न है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। कौन से, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो सीधा सीधा याद है, ये सभी को होना चाहिए कि बिजौलिया के अभिलेख में कहा गया है कि जो चौहान हैं वो कौन है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। देखिए अक्षय तृतीया, ये बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, तो ये देखिए पहला बिल्कुल सही है आपका। बैसाख के बाद ज्येष्ठ माह आता है और ज्येष्ठ माह में शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है, देखिए ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही होगा। अब तीसरे में अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये तो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को ऊपर देख चुके हैं, और ये निर्जला एकादशी भी ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी की, यहाँ पे आषाढ़ दे रखा, तो ये भी गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए ए सही हो जाएगा। अक्षय तृतीया बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष 3 को और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कोटा के जो बड़वा गांव है वहाँ से मौखरी यूप जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यूपी अभिलेख,
उनकी संख्या कितनी है साहब? 4। 19वां प्रश्न देखिए, हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ए अमीर खां, बी मीर अलावंदे खां, सी मीर जुबेर खां और डी मीर मोहम्मद शाह। देखिए ये जो मीर मोहम्मद शाह था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और धन के बंटवारे को लेकर इनकी लड़ाई हो गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास से भागकर कहाँ पे आ गया था? हम्मीर के पास आ गया था और हम्मीर ने इसको शरण दी थी। इसी वजह से रणथंभौर पर युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के मध्य में। ये भी एक प्रमुख कारण था इनके मध्य युद्ध होने का 1301 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था। हम्मीर हट, क्योंकि हम्मीर हट पे आ गया था कि शरणागत को शरण दी मैं रक्षा करूंगा, तो इस वजह से ये युद्ध का ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के बीच में जो हुआ था। चलिए अब 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न है और एक प्रश्न इस टॉपिक में से आता ही आता है। देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है कि गूदड़ संप्रदाय, एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख पीठ और गद्दी दे रखी है। तो देखिए गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, वो दांतला भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में है। तो देखिए पहले में था 2, दूसरे में है 1, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय कहाँ पर है भाई? दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय कहाँ पर है? बीकानेर में। नवल संप्रदाय कहाँ पर है? जोधपुर में। और गूदड़ संप्रदाय कहाँ पर है? दांतड़ा में, भीलवाड़ा में जो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मारवाड़ में दामनी किसका प्रकार है? तो देखिए यहाँ पे दामनी किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है या जूतियों का प्रकार है या एक राजस्व कर है या सिंचाई करने का एक औजार है? देखिए दामनी में दाम शब्द आ रहा है तो ये कर से संबंधित मत समझ लेना कि ये पैसों से संबंधित बात है। जो दामड़ी है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ में जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं उसका एक प्रकार है दामनी। 22वां प्रश्न देखते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? देखिए महाराणा कुंभा ने जो संगीत राज लिखा था, संगीत मीमांसा लिखा था, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? संगीत राज की। और संगीत राज को कितने भागों में बांट के लिखा था इन्होंने? 5 भागों में। कितने भागों में? 5। 23वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में जो गुड़ला त्यौहार है ना, वो वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। और वर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र महीने में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को राजस्थान में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है कि रामानाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो आपको ये नाम डायरेक्ट याद रखने हैं कि रामनाथ, छज्जू, सैफू। रामनाथ, छज्जू, सैफू जोधपुर शैली, मारवाड़ से संबंधित हैं। मारवाड़। तो रामनाथ, छज्जू, सैफू किस शैली से? जोधपुर शैली से। 25वां प्रश्न देखिए। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? बीरबल दिवस तो आप जानते हैं कि यह मनाया गया था बीकानेर राज्य में। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस जो मनाया था बीकानेर राज्य में मनाया गया था। और इसका कारण था कि मारवाड़ प्रजामंडल से एक लड़का जुड़ा हुआ था, संभवतः उसका नाम बीरबल बताया जाता है, और उसकी प्रजामंडल में आंदोलन के तहत क्या थी? मौत हो गई थी। और इस वजह से बीकानेर राज्य के अंदर 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। 26वां प्रश्न देखते हैं। चढ़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न याद रखना है आपको। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चढ़ावा का क्या बोलते हैं? चढ़ावा का गांधी। 27वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये डायरेक्ट कोटेशन आई है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का क्या समझा जाएगा? अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसका है? जब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस समय पे इस सजा के लिए किसी से परमिशन नहीं ली गई थी, डायरेक्ट फांसी दे दी गई थी। तो इस चीज़ को लेके कैप्टन जो सावर्स थे, कैप्टन सावर्स ने यह कथन कहा था कि हम आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि इस सजा के लिए आपने किससे स्वीकृति ली थी। तो ये कथन किसका है भाई? कैप्टन सावर्स का। अब 28वां प्रश्न देखिए। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1938, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1941 और ऑप्शन नंबर डी 1934। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934। अब 29वां प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें 1934 ही होगा जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है।
आप एक बार मैं अगली वीडियो में इसको बता दूंगा, इसमें 41 को भी आप रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 1934 ही है, और मैं एक बार इसको बाद में देख के आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। देखिए पहला ए ऑप्शन दे रखा है कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास होती हैं। बी न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। सी आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, ये भी सही है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। डी राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन ये कोई शक्ति नहीं है, प्रतिरक्षा शक्तियां ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आ गया, इस वजह से ये गलत हो गया ये ऑप्शन। तो इसमें ए बी सी ये सही है, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपका डी, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रश्न है 30वें नंबर का। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 30वें नंबर का। ये देखिए 30वां नंबर का प्रश्न आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य का पता लगाना है। आपको किसका पता लगाना है जी? असत्य का पता लगाना है। तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। देखिए 30वां प्रश्न जो है ये RSM SSB के द्वारा ये क्वेश्चन ही क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। नोट यहाँ पे इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए कि सन 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए गलत है वैसे, क्योंकि ये 1950 में नहीं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ पर है? संपूर्ण राजस्थान में है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? केवल और केवल जयपुर एवं जोधपुर, क्योंकि क्षेत्राधिकार भाई उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई तो भरतपुर की भी करेगा, धौलपुर की भी करेगा, कोटा की भी करेगा, केवल जयपुर और जोधपुर की थोड़ी करेगा, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र की करेगा। तो इसमें दूसरा नंबर का ऑप्शन भी क्या था? गलत था। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही था। और उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है, ये भी सही था। तो यहाँ पे दोनों ये दो गलत थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को ही क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। तो ठीक है, हम अगली आने वाली कक्षा में फिर कोई दूसरा मॉडल पेपर लेके आएंगे। पूर्व में आए हुए पेपर को ही हम लेके आते हैं, वही रिक्वेस्ट है। वीडियो को आप अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और देखिए इसमें टोटल जो प्रश्न थे, टोटल प्रश्न तो थे 38, टोटल प्रश्न थे इसके 38, लेकिन हमने 30 प्रश्न ही लिए हैं, बाकी 8 प्रश्न हम आने वाली किसी वीडियो में जोड़ देंगे। थैंक यू।